हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए आज जो चैप्टर लाया हूँ वो चैप्टर है कंपनी। क्या है? कंपनी। हम लोग अधिकतर सुनते हैं कंपनी कंपनी कंपनी। क्या होती है ये कंपनी? कैसे, क्या वर्क है कंपनी का, कैसे काम करती है, कैसे क्रिएट होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज कंपनी के विषय में कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है, क्या फीचर्स होते हैं कंपनी के, किस तरीके से ये क्रिएट होती है। तो आज जनरली हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी की। इसको कंपनी के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनी डिसाइड होगी। चलिए बात करते हैं कंपनी की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कंपनी। देखिए, जैसा कि कंपनी दे रखा है, कंपनी आप सभी ने सुना होगा कि कंपनी इतनी बड़ी हो गई, वो इतने बिलियन की कंपनी हो गई, वो इतने मिलियन कंपनी हो गई। तो कंपनी कैसे क्रिएट होती है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी क्रिएट क्यों की गई। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, आप सभी लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को जानते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप को हम कहते हैं एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व, इसके मीनिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एकल स्वामित्व क्या है। अकेला बंदा जब किसी बिजनेस का मालिक होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है, एकल स्वामित्व के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा पार्ट था हमारा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का किसका था? पार्टनरशिप का, जिसको हम हिंदी में साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझेदारी। ठीक। अब देखिए, बिजनेस के ये दो फॉर्म आप लोग जानते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को हम जब बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता था कि देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक ही स्वामी होता था। और पार्टनरशिप में क्या होता था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग होते थे। और बैंकिंग बिजनेस है तो 10 लोग होते थे। तो लेकिन इनमें कुछ कमियां रह गई। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमी थी तो पार्टनरशिप आया। अब पार्टनरशिप आने के बावजूद भी कुछ कमियां छूट गई जो कि बिजनेस को फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो इन दोनों को जगह पर एक नया निर्माण हुआ तीसरे नंबर पर, जिसको इन्होंने क्या कहा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या फिर कह लो कंपनी। क्या कह लो? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या फिर कह लो कंपनी। ठीक है। इन दोनों की जो कमियां थीं उसको दूर करने के लिए हमने कंपनी का निर्माण किया। आइए, अब कंपनी की जब बात उठती है तो कंपनी किसी ना किसी एक्ट के अधीन आएगी ना। जैसे पार्टनरशिप में लगता था 1932, ऐसे ही कंपनीज एक्ट की जब हम बात करेंगे तो कंपनी एक्ट लगता था सबसे पहले, जो हमारा इतिहास था हिस्ट्री में, वो 1956 में। यानी कंपनी जब पहले रजिस्टर्ड होती थी तो 1956 के अधीन कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता था। ठीक है। उसके इसमें 658 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? 658 सेक्शन थे और 60 शेड्यूल्ड में ये बटी हुई थी। प्रेजेंट में ये 484 सेक्शन में ही सिमट गई है। अब इसकी जगह किसने ले ली है, क्या हुआ है, क्या चीज़ें हैं, ये जब मैं कंपनीज एक्ट आपको पढ़ाऊंगा, कंपनी के प्रॉपर एक वीडियो में बताऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एक्ट के बारे में ही बताऊंगा, वो पूरी वीडियो उसमें बनाऊंगा। अभी आज मैं आपको समझाऊंगा कि कंपनी होता क्या है। तो प्रेजेंट टाइम पर कंपनीज एक्ट जो लागू होता है वो लागू होता है 2013। 1956 को अगर किसी ने एब्जॉर्व किया है, यानी 1956 की जगह पर किसी ने जगह ली है तो ली है 2013 ने। यानी अब कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड होती है। समझ गए? इतनी बात आप सभी को क्लियर हो। अब देखिए, मीनिंग ऑफ कंपनी, होती क्या है कंपनी, ये भी समझ लो। तो मीनिंग ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी एक तरीके की क्या है,
अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों का ये एक कंपनी, अगर हम सीधे से ऐसी बात करें कि साधारणतः कंपनी जो होती है वो व्यापारिक लाभ के लिए स्थापित की जाती है। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी होगी तो उसको हम क्या करेंगे, व्यापारिक। भाई कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, मेन मोटिव हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या किया जाता है, व्यापारिक लाभ के लिए स्थापित की जाती है। और अंशधारियों की ये एक ऐच्छिक संस्था होती है जिसमें 2-4 लोग मिल करके, 10 लोग मिल करके, या फिर अंश जितने इसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी ऐच्छिक संस्था होती है। इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है, यानी ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं इसके, और उसमें ये विभक्त होती है, जिसकी अपनी एक कॉमन सील होती है और इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। इन्हीं सब बातों को कंपनी लेती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो देखिए, सबसे अच्छी और बेहतर तरीके से अगर मैं कंपनी की बात करूं तो प्रोफेसर हैने साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी डेफिनेशन दी थी। और जो डेफिनेशन ये थी कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। किसने दी थी, ये दी थी प्रोफेसर हैने ने। यानी इनके कहने का क्या मतलब हुआ, इनके कहने का मतलब ये हुआ कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून द्वारा निर्मित है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इसकी एंटिटी अलग होती, इसका अस्तित्व अलग होता है, विद अ परपीचुअल सक्सेशन, यानी इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, एंड अ कॉमन सील, और इसकी अपनी एक सार्व मुद्रा होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपनी की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में कंपनी की डेफिनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कंपनी होती क्या है। कंपनी कुछ लोगों की एक ऐच्छिक संस्था होती है जो बिजनेस करने के उद्देश्य से कोई भी संस्था क्रिएट करते हैं, उसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड करते हैं, या कंपनी के किसी भी एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करते हैं, और रजिस्टर करने के बाद में उस पर वो बिजनेस करते हैं और लाभ कमाते हैं। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग का। अब हुआ क्या कि कंपनी क्यों बनाई गई, तो बताया ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो कमियां रह गई थी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में भाई स्कोप कम था, एक अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा, कैपिटल कम थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें नुकसान था, उसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप आई। लेकिन पार्टनरशिप में भी लिमिटेड थे, 50 ही लोग ऐड हो सकते थे। फिर उसको दूर करने के लिए कंपनी का निर्माण हुआ और वो कंपनी ये बन के तैयार हो। अब आज हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कंपनी की विशेषताएं, 5 विशेषताएं तो आपको ऐसे ही याद रखनी चाहिए। प्रोफेसर हैने साहब की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके जबान पर ऐसे ही आ जाएंगी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, फर्स्ट पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो गया। दूसरा है क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यही हो गया। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, तीसरा ये हो गया। विद अ परपीचुअल सक्सेशन, चौथा ये हो गया। एंड अ कॉमन सील, पांचवा ये हो गया। अब ये होते क्या हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं कि होते क्या हैं ये। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। देखिए कंपनी को क्या है, हम एज अ व्यक्ति ट्रीट करते हैं, एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। यानी कि जो कंपनी हमने बनाई है ना 2013 के अधीन, जिस कंपनी का हमने निर्माण किया है, उस कंपनी को हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, जिसका जन्म किसके द्वारा हुआ है, लॉ के द्वारा हुआ है, कानून के द्वारा हुआ है। तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ क्या, पर्सन। ठीक, आइए सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कहता है परपीचुअल सक्सेशन, यानी स्थायी अस्तित्व होता है। स्थायी अस्तित्व का मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स
कंपनी के अंशधारियों के बदलने का या कंपनी के अंशधारियों के इधर उधर होने का कोई भी प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ेगा। कंपनी शाश्वत चलती रहेगी, यानी इसको हम कहें तो ये शाश्वत उत्तराधिकार होता है। कंपनी परमानेंट चलती रहेगी जब तक कंपनी का वाइंड अप ना किया जाए। तो शेयर होल्डर्स के चेंज होने पर, शेयर होल्डर शेयर को बेच देने पर, किसी दूसरे को दे देने पर कोई भी कंपनी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या कहता है, ये कहता है कौन, 2013 की धारा 9 में इस चीज़ को पूरी क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कोई भी कंपनी का जो अस्तित्व होता है एक बार स्टार्ट हो गई तो शाश्वत चलती रहेगी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी, यानी अलग स्वतंत्र अस्तित्व। देखिए अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने ये कहा कि कंपनी को हम एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि इनके ओनर और कंपनी का अस्तित्व अलग अलग होता है। ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, यानी कि इसका एक अपना अलग एंटिटी होती, कंपनी की एक अलग पहचान होती है। जैसे आज मैं बड़ी बड़ी किसी भी कंपनी का नाम लूँ, अमेजन का ले लूँ या फ्लिपकार्ट का ले लूँ या किसी भी कंपनी का नाम ले लूँ, तो उसके मालिक का अस्तित्व अलग है। और आप लोग सभी लोग फेसबुक या यूज़ करते होंगे, तो उनके फेसबुक का अस्तित्व अलग है और मार्क जुकरबर्ग का अस्तित्व अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी का अस्तित्व जो हुआ वो अलग हो गया। ठीक है, आइए चौथा क्या कहता है, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी सीमित दायित्व होता है। सीमित दायित्व, देखिए अभी तक क्या था कि ये जो दोनों चीज़ें थीं, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इसमें क्या होता था, व्यक्ति की जो लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड का मतलब वो बंदा बेकार हो जाए पूरी तरीके से, मतलब अगर उसकी लायबिलिटी बढ़ गई तो उसको देना ही देना है, कैसे भी करके वो देगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी दैट मीन्स कि आपका जो भी ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, यानी सीमित दायित्व वाली कंपनी होगी, तो जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, सपोज किसी शेयर होल्डर का 1 लाख रुपया लगाया, कोई शेयर होल्डर 1 लाख रुपया लगा रखा है, 1 लाख रुपए के शेयर उसने खरीदे हैं और 60,000 उसने आपको पे कर दिया है, 60,000 उसने कंपनी को पे कर दिया है, बचा है 40,000। कितना बचा है, 40,000। तो ये जो 40,000 है वो शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ इस 40,000 की, क्योंकि 60,000 वो ऑलरेडी दे चुका है। 40,000 की लायबिलिटी इसकी होगी जब कंपनी का समापन होने लगेगा या कंपनी बंद होने लगेगी या उसके लायबिलिटी का पेमेंट की बारी आएगी। तो 1 लाख में से 60,000 वो दे चुका है, जितना पेंडिंग बचा है सिर्फ उतनी की लायबिलिटी है उसकी। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। उसके बाद कॉमन सील, अभी मैंने बात की थी कि क्रिएटेड बाय लॉ, एक पर्सन, एक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति, जैसे आप सीए बन गए, मान लीजिए आप सीए बन गए, तो आप जब सीए बन गए तो आप अकाउंट अधिकारी बन गए। किसी भी फर्म में कोई भी कुछ कर रहे हो तो आप अधिकारी, तो वहाँ के जो अकाउंटेंट अधिकारी आप होंगे तो आपका सिग्नेचर लगेगा कि आपने इसको वेरीफाई किया। इसी तरीके से कंपनी की भी अपनी एक मुहर होती है, अपना एक हस्ताक्षर होता है, क्योंकि हम उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज अ पर्सन। तो कोई भी कागजी काम होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई भी काम होगा जो कि कंपनी के उस सार्वमुद्रा यानी उस मुहर और उस हस्ताक्षर के नीचे यानी उस सिग्नेचर के तले कोई भी काम होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए छठे नंबर पे बात कर लेते हैं। छठे नंबर पे जब हम बात करेंगे तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करें तो हस्तांतरण योग्य अंश होते हैं। मैंने बताया था, यहीं पर आपको बताया था परपेचुअल सक्सेशन में ही, कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि वो शेयर अपना ट्रांसफ़र कर दे किसी और को, तो कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। तो वही है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो शेयर हस्तांतरण हो सकता है, शेयर का ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। 7वें पॉइंट पर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट।
डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यानी कि लोकतंत्रीय प्रबंध की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लोकतंत्रीय प्रबंध की। तो देखिए, जब डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, लोकतंत्रीय प्रबंध की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है? प्रजातंत्र चलता है। क्या चलता है? प्रजातंत्र चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये अधिकार होता है, वोटिंग राइट्स होती हैं कि वो वोटिंग राइट्स के जरिए अपने संचालक मंडल का चुनाव कर सकें और उनका प्रबंध निर्धारित करें, यानी कि जो संचालक मंडल का चुनाव होगा वो शेयर होल्डर्स की वोटिंग के जरिए होता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगला। अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी एक नागरिक नहीं है। एक बात और जान लीजिए, कंपनी को हमने आर्टिफिशियल पर्सन कहा है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये हो गया कि वो कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए वो किसी भी देश का कोई सिटीजन नहीं हो, यानी वो नागरिक नहीं होगा। आइए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए पार्टनरशिप में, देखिए यहाँ मेंबर वहाँ पार्टनर्स थे, कंपनी में हम मेंबर्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सदस्यता दे रहे हैं। जब हम शेयर बेचते हैं तो हम सदस्यता दे देते हैं, कंपनी में हम सदस्य बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? यहाँ हम साझेदारी कर रहे थे, पार्टनरशिप में हम साझेदारी कर रहे थे, लेकिन कंपनी में हम क्या करेंगे? कंपनी में हम सदस्यता देते हैं। क्या देते हैं? सदस्यता। तो मिनिमम नंबर, देखिए अब कंपनी के कई टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार की कंपनी होती है? जनरली देख लो, प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, यानी कि पब्लिक का जो सार्वजनिक कंपनी है उसकी बात कर ले और प्राइवेट कंपनी है उसकी बात कर ले। तो प्राइवेट कंपनी की जब हम बात करेंगे तो इसमें मिनिमम 2 सदस्य और मैक्सिमम 200 होते हैं, और सार्वजनिक की बात करेंगे तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं होती है। अब कंपनी भी कई प्रकार की होती है। इसकी वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा कि कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी कैसे समामेलित की, समामेलन तो मैंने बता दिया, आगे क्या होता है, कैसे क्या क्रिएट होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आगे। अभी आपको मैं सिर्फ कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, कंपनी की मीनिंग समझा रहा हूँ। तो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर आपको पता लगा कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 200, मैक्सिमम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। समझ गए बात को? अब बात कर लेते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। देखिए, जिस प्रकार कंपनी का निर्माण 2013 के अनुसार हुआ था, वैसे ही चूंकि कंपनी लॉ द्वारा निर्मित एक व्यक्ति हुई थी, तो कंपनी का समापन भी लॉ द्वारा ही होगा। तो कंपनी को जब हम वाइंड अप करेंगे तो कंपनी का वाइंड अप भी हम लॉ के द्वारा ही करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि कंपनी के, अब हाँ, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं हमने बता दी आपको, कंपनी की डेफिनेशन बता दी। जनरली आज की वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसका अगला पार्ट मैं कंपनी के मतलब इसकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आगे आने वाली वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। हो आशा करता हूं कंपनी आपको बेहतर समझ में आ गई होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बेहतर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई इशू है अभी भी आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना करके आपको उसका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।